चैप्टर 21। ओम और परी का नन्हा प्रिंस। ऐसे में मुझे नहीं लगता एक बिजनेस टाइकून एक स्पोर्ट कंपनी को इतना इंपॉर्टेंस देगा, भले ही ये एशिया की नंबर 1 स्पोर्ट कंपनी क्यों ना हो। मिस्टर शुभांश को भला स्पोर्ट्स कंपनी में क्या ही दिलचस्पी होगी। जहां टाइनी ये सब सोच रहा था वहीं ऋषि चाहत की तरफ देख तक नहीं रहा था। अब आगे, और ये बात चाहत यानी सुहानी भी अच्छे से नोटिस कर रही थी, पर वो ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे उसने ऋषि की इग्नोरेंस पर ध्यान ही नहीं दिया था। ओम भी ये सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तब ओम का फोन रिंग होने लगा। उसने देखा तो उसको परी की वीडियो कॉल आ रही थी। ओम को समझ नहीं आ रहा था उसे अभी कॉल रिसीव करना चाहिए कि नहीं। जब सबने देखा रिंग होने के बावजूद भी ओम कॉल नहीं उठा रहा है, सब उसकी तरफ देखने लगे। ऋषि बोला, क्या हुआ, कॉल क्यों नहीं उठा रहा। ऋषि की बात सुनकर वो ऋषि को ऐसे देखने लगा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। ओम मन में बोला, क्या इस बेवकूफ को समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जबकि घबराहट के मारे मेरी जान जा रही है। पता नहीं परी और जूनियर को देखकर चाहत किस तरह रिएक्ट करेगी, पर मैं ज्यादा देर तक ये बात छुपा भी नहीं सकता। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अभी कॉल रिसीव करना ही ठीक होगा। इतना सोचकर उसने कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया, उसके मोबाइल स्क्रीन पर परी की खूबसूरत सी चेहरा नजर आने लगा। परी बहुत सुंदर दिख रही थी। उसकी खूबसूरती में उसकी मांग के सिंदूर और गले की मंगलसूत्र चार चांद लगा रही थी। ओम को वीडियो कॉल में देखकर परी की आंखें और होंठ मुस्कुराने लगे। ओम भी अपने प्यार भरी नजरों से परी को देखे जा रहा था। परी को देखकर ओम के चेहरे पर एक अट्रैक्टिव स्माइल आ गया, जिससे उसके दोनों गालों पर बहुत प्यारे प्यारे डिंपल दिखने लगे। दोनों एक दूसरे में ही खोए हुए थे कि परी के पास से दिल को सुकून देने वाली किलकारी सुनाई दी, जिसे सुनकर ओम और परी का ध्यान उस तरफ चला गया, जहां एक प्यारा सा 8 महीने का बेबी बॉय परी को पकड़कर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। परी इस वक्त सोफे पर बैठी थी। सोफे के फ्लिफीनेस की वजह से वो नन्हा सा प्रिंस बार बार खड़े होते होते सोफे पर ही लुढ़क जा रहा था। वो सोफा बहुत बड़ा था और बहुत सॉफ्ट भी, जिस वजह से उस नन्हे प्रिंस को चोट नहीं लग रही थी, पर वो चाहकर भी ठीक से मोबाइल में झांक नहीं पा रहा था। उसको सिर्फ ओम की झलक ही दिख रहा था, जिस वजह से वो अपनी बेबी लैंग्वेज में बार बार पा 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 बोलने की कोशिश कर रहा था, जो सुनने में कानों को बहुत मीठा लग रहा था। परी ने उस नन्हे प्रिंस को एक हाथ से संभालते हुए ओम से कहा, हे माय कपकेक, आप कब वापस आ रहे हो। आपका जूनियर और आपकी प्यारी पत्नी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अपनी पत्नी से अपने लिए मेरा कपकेक सुनकर ओम शर्माने लगा और बोला, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। यू नो राइट, मैं भी मेरी स्ट्रॉबेरी और हमारे जूनियर से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। ओम की आवाज परी से बात करते हुए अनजाने में ही बहुत सेडक्टिव हो गया था। ओम को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था, अगर पॉसिबल होता तो वो मोबाइल में ही घुसकर परी को अपने बाहों में समा लेता। सी नो इवल, सी नो इवल। वहीं ओम की ऐसी आवाज सुनकर रूहानी, ऋद्विका, सुहानी, ऋषि, डॉक और टाइनी तक के भी रोंगटे खड़े हो गए। सब अपनी आंखें फाड़े ओम को देखे जा रहे थे, पर ओम उन सब के रिएक्शन से अनजान अपनी पत्नी परी और अपने 8 महीने के बेटे के साथ बात करने में बिजी था। बीच बीच में जूनियर की खुशी की किलकारियां भी सुनाई दे रही थी, पर सुहानी, रूहानी और ऋद्विका ये सोचकर चुप थे कि वो इस बारे में अपने ओम भाई से बाद में पूछेंगे कि उनके भाई ने उनकी परिदी से शादी कब की। फिलहाल सब ये जानकर बहुत ही एक्साइटेड थे कि उनका भाई एक प्यारे से नन्हे प्रिंस का पापा बन चुका है। वहीं सुहानी की आंखों में ओम और परी के लिए बहुत सारी खुशी तो थी ही, साथ ही परी की आवाज सुनकर उसकी आंखों में एक दर्द भी थी। उधर ओम बात करते करते एक्साइटेड होकर परी से बोला, स्ट्रॉबेरी, आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। इतना बोलकर उसने बैक कैमरा ऑन कर सुहानी की तरफ कर दिया। जब परी की नजर सुहानी पर गई उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत ही धीरे से अपनी मोबाइल स्क्रीन पर सुहानी के चेहरे को सहलाते हुए बोली, डॉल, मेरी प्यारी सी डॉल पहले से कितनी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। परी बोल ही रही थी कि उसे याद आ गई कि कैसे 3 साल पहले उसकी डॉल उन सबको छोड़कर बिना किसी सुराग के उनसे दूर चली गई थी। सबने कितना ढूंढा था उसे, पर किसी को भी उसकी डॉल की नामो निशान तक नहीं मिली थी। परी को यह भी याद आई कि कैसे उसकी डॉल के उन सबको छोड़कर जाने के बाद उसका भाई भी उन सब से दूर चला गया था। ये सब याद आते ही परी वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट करके फूट फूट कर रोने लगी। अपनी मम्मा को रोते हुए देखकर जूनियर भी अपनी आंखों में आंसू भरे माँ मम्मा मम्मा बोलने लगा, जिससे सुनकर परी अपने नन्हे से चिराग को गले लगाकर रोने लगी। वहीं परी की पेट डॉग कुत्ते का चेहरा भी अपने दोनों आगे की पैर उठाकर परी को शांत करने की कोशिश करने लगा। इधर लंदन में सुहानी गुस्से से ओम से बोली, भाई क्या जरूरत थी दी को अचानक मुझे दिखाने की। मुझे पता है वो अभी बहुत बुरी तरह रो रही होगी, अब कैसे मनाऊं मैं उनको, वो मुझसे बहुत नाराज होंगी। सुहानी की बात सुनकर ओम मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता, ये तुम्हारी दी और तुम्हारी बीच की बात है। तुम जानो कि अपनी दी को कैसे मनाना है।
ओम की बात सुनकर सुहानी पैर पटकते हुए वहां से जाते जाते बोली, भूलो मत भाई, आपका पनिशमेंट अभी बाकी है। सुहानी की बात सुनकर ओम मन ही मन घबराते हुए बोला, ओम बेटा, पनिशमेंट के लिए तैयार हो जा। मुझे पक्का यकीन है, स्ट्रॉबेरी और मेरी शादी की बात पहले ना बताने के लिए तेरी ये प्रिंसेस तुझे जरूर पनिश करेगी। इतना बोलकर वो डाइनिंग टेबल से उठा और ऋषि के हाथ को पकड़कर उसे लेकर उन दोनों के कमरे में चला गया। उन दोनों के जाने के बाद रूहानी और रिद्धिका भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। उनको पता था कि उनके सवालों का जवाब ओम खुद उन्हें दे देगा, इसलिए वो अभी चुप थे। उधर डॉक और टाइनी बर्थडे की तैयारियां देखने के लिए चले गए। सबका डिनर हो चुका था। डॉक और टाइनी को छोड़कर सब सोने चले गए थे। दूसरी तरफ शुभांश के लंदन वाले मेंशन पर शुभांश के एक हाथ में सुहानी से रिलेटेड फाइल था और दूसरे हाथ में उसका वर्किंग मोबाइल, जिस पर सिर्फ बिजनेस कॉल और मेल आते थे। शुभांश कभी उस मोबाइल पर टाइनी के भेजे हुए मेल को देख रहा था तो कभी फाइल में मौजूद सुहानी की इन्फॉर्मेशन को। शुभांश को अब तक पता चल चुका था कि उसकी लिटिल रैबिट सुहानी की नाम से लंदन में रह रही है, वो भी रूप और रिधिमा के साथ, वो भी मैक के पेंट हाउस में। शुभांश को ये भले ही पता चल चुका था कि चाहत ही सुहानी है, पर उसको ये नहीं पता चला था कि सुहानी ही मैक है। बल्कि शुभांश को तो ये सोच सोच कर ही गुस्सा आ रहा था कि उसकी लिटिल रैबिट एक लड़के के साथ एक पेंट हाउस कैसे शेयर कर सकती है। अभी तक भी शुभांश को मैक की असलियत पता नहीं चल पाया था, क्योंकि उसकी लिटिल रैबिट ने अपने मैक वाली आइडेंटिटी हाइड करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायरवॉल का यूज किया था, जिसको बनाने की तकनीक सुहानी को सोम, लिटिल ब्रदर ऑफ शुभांश, ने सिखाई थी। और सोम को वो पावरफुल फायरवॉल बनाना शुभांश ने ही सिखाया था, जिसका तोड़ आज तक किसी के पास भी नहीं था, खुद शुभांश के पास भी नहीं। शुभांश ने उस फायरवॉल को इस तरह से डिजाइन किया था कि उस फायरवॉल को ब्रेक करने के लिए उस स्पेशल फायरवॉल बनाने वाले की हार्टबीट फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती थी। शुभांश उस बर्थडे मेल को घूरते हुए बोला, तैयार हो जाओ लिटिल रैबिट, तुम्हारा मॉन्स्टर वाला हीरो बहुत जल्द तुम्हारी आंखों के सामने होगा। इतना बोलकर वो उठा और सुहानी की फाइल और उसके मोबाइल को बेड साइड ड्रॉ में रखकर स्लीपिंग पिल्स गोली लेकर सो गया। चैप्टर 22 सो जस्ट चिल डोंट डू। शुभांश उस बर्थडे मेल को घूरते हुए बोला, तैयार हो जाओ लिटिल रैबिट, तुम्हारा मॉन्स्टर वाला हीरो बहुत जल्द तुम्हारी आंखों के सामने होगा। इतना बोलकर वो उठा और सुहानी की फाइल और उसके मोबाइल को बेड साइड ड्रॉ में रखकर स्लीपिंग पिल्स गोली लेकर सो गया। अब आगे कुछ समय बाद सुहानी के पेंट हाउस में इस वक्त मिडनाइट का समय हो रहा था। तभी धीरे से लिफ्ट का दरवाजा खुला, जो कि पेंट हाउस के अंदर ही मौजूद था। डॉक और टाइनी लिफ्ट से निकलकर धीमे धीमे कदमों से लिविंग रूम में आगे बढ़ रहे थे। लिविंग रूम में कुछ डीम लाइट्स को छोड़कर सारी मेन लाइट्स ऑफ थी। डॉक बोला, टाइनी के बच्चे संभल कर चल, अगर आवाज हुई तो हमारी बॉस उठ जाएंगी, फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि हमारे साथ क्या हो सकता है। डॉक की बात सुनकर टाइनी बोला, रिलैक्स डॉक, पिछले साल जैसा कुछ नहीं होने वाला। भले ही पिछले साल बॉस की बर्थडे पर बॉस के बदले हमें बर्थडे बम्स खाना पड़ा था, लेकिन इस बार ओम और ऋषि सर के होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी इस तरह से बॉस को विश करने का प्लान ऋषि और ओम सर का ही है। सो जस्ट चिल डोंट डू। टाइनी की बात सुनकर डॉक उसे गुस्से से देखने लगा तो टाइनी अपने सारे दांत दिखाते हुए बोला, ही ग्रिन ही ग्रिन ही ग्रिन, गुस्सा क्यों कर रहा है यार, मुझे तो बस एक कॉमेडी फिल्म का डायलॉग याद आ गया था, टीयर्स ऑफ जॉय। दोनों अपने में ही मस्त थे कि उन दोनों को पता ही नहीं चला कि उनके पीछे रूहानी, रिद्विका, ओम और ऋषि कब आकर खड़े हो गए। रिद्विका की हाथ में इस वक्त वही केक था जो उसने मॉल में अपने हाथों से बेक किया था, और उसके ऊपर बहुत सुंदर मोमबत्तियां लगाई गई थी, पर उनको अभी जलाया नहीं गया था। वहीं रूहानी की हाथ में बहुत सारे गुब्बारा थे, जिसके अंदर शाइनिंग पार्टी मैजिक स्पार्कल्स भर भर कर डाले हुए थे। ओम के हाथ में पार्टी ब्लास्टर था, और ऋषि के हाथों में सुहानी के लिए एक ब्लाइंड फोल्ड था। भले ही ऋषि सुहानी से नाराज था, पर वही जानता था कि वो कितने मुश्किल से सुहानी को अवॉइड कर रहा था, जबकि वो ऐसा करके खुद के इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं वो कुछ गलत बोलकर अपनी प्यारी सी बहन को इमोशनली चोट ना पहुंचा दे। जहां एक तरफ सब सुहानी को बर्थडे विश करने के लिए तैयार थे, वहीं दूसरी तरफ कियान राहा को लेकर अपने प्राइवेट जेट में बैठ चुका था। उन दोनों के साथ डोरेमी भी थी। उनकी फ्लाइट लंदन के लिए टेक अप कर चुका था। कियान ने राहा को प्राइवेट जेट में मौजूद बेडरूम में सुला दिया था, और डोरेमी को खुद को चार्ज करने का कमांड देकर वो काम में बिजी हो गया। उसके लैपटॉप में अभी 8 लोगों की इमेज एक एक कर ऑटो स्लाइड हो रहे थे, जिसको कियान अपने लाल आंखों के साथ घूरे जा रहा था। ये 8 लोग वही थे जो शुभांश के फैमिली विलर, द ओबरॉय विलर कंपनी, ओबरॉय इंडस्ट्रीज और ब्लैक स्कॉर्पियन ग्रुप को पर्सनल फैमिली बॉडीगार्ड ग्रुप ऑफ ओबरॉयज अपने कंट्रोल में लेकर खुद को इंडिया के सबसे पावरफुल इंसान समझ रहे थे। क्योंकि 3 साल पहले शुभांश का ओबरॉय परिवार एशिया का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के सबसे पावरफुल परिवारों में से नंबर 1 रैंक पर आता था।
पर शुभांश के सब कुछ छोड़कर आने के बाद ओबरॉय परिवार के दुश्मनों के लिए ओबरॉय परिवार को तबाह करना और भी आसान हो गया। लेकिन फिर भी इतने पावरफुल परिवार को अपने अंडर लेना उन सबके लिए असंभव ही था। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक शुभांश के पापा ने खुद अपने बेवकूफी के चलते अपने परिवार के दुश्मनों का साथ नहीं दिया था। लेकिन जब शुभांश के पापा पोजीशन और पावर के लालच में खुद के परिवार के दुश्मनों का साथ देने लगे तो ओबरॉयज का पूरा अंपायर उनके दुश्मनों के हवाले हो गया। इस सदमे को शुभांश के दादाजी हैंडल नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। उसके बाद शुभांश के मम्मी पापा के साथ साथ उसके भाई बहन को भी ओबरॉय व्हीलर से निकाल दिया गया। शुभांश का छोटा भाई सोम, जो चाहत यानी सुहानी को अपनी बहन और अपनी जान मानता था, 3 साल पहले बम ब्लास्ट में अपनी जान से प्यारी बहन चाहत को आग से घेरे कार में देखकर शॉक और बम ब्लास्ट में लगे चोट की वजह से कोमा में चला गया था। कियान को उन सब दुश्मनों की फोटो देखकर 3 साल पहले उस बम ब्लास्ट के बाद जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ एक एक करके याद आ रहा था। शुभांश के कुछ दुश्मन एक बड़े गलतफहमी के चलते कियान को शुभांश समझकर उसके मम्मी पापा को भी मार डाला था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कियान ही शुभांश के बहाफ पर बड़े बड़े डील्स और मीटिंग्स मैनेज करता था। इसलिए शुभांश के दुश्मनों ने ये समझ लिया था कि कियान ही ओबरॉयज का सक्सेसर है। 8 लोगों के फोटो जो इस वक्त कियान के लैपटॉप पर शो हो रहा था, उनमें से कुछ वही लोग थे जो कियान के परिवार को उनके घर के साथ ही जला दिया था। थोड़ी देर पहले कियान को इन सब के फोटो के साथ साथ सारी डिटेल्स शुभांश के डार्क आर्मी की तरफ से सेंड किया गया था, जिसका साफ साफ ये मतलब था कि अब दुश्मनों को धूल में मिलाने का टाइम करीब आना शुरू हो गया था। कियान अपने लैपटॉप में उन सब लोगों के फोटो को अपने जलती हुई नजरों से देखते हुए बोला, बहुत जल्द डार्क वर्ल्ड के लॉर्ड इंडिया में पैर रखने वाले हैं। उसके बाद में भी देखता हूँ डार्क लॉर्ड के डार्कनेस से तुम लोगों को कौन बचाता है। लेकिन स्मर्क, उससे पहले में भी तो देखूं आखिरकार तुम सबका बैकबोन कितना स्ट्रांग है। तुम लोगों ने मुझे डार्क वर्ल्ड के लॉर्ड समझकर मेरे परिवार को खत्म करके रख दिया था ना। अब तुम सब भी तैयार हो जाओ अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने के लिए। एक एक करके तुम सबके अस्तित्व को मैं इस दुनिया से गायब कर दूंगा। बेवकूफ कहीं के, तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है डार्क लॉर्ड पहले से कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो चुके हैं। तुम सब तो डार्क लॉर्ड से दुश्मनी रखने तक का भी औकात नहीं रखते। चैप्टर 23 बर्थडे बैश बिगिंस। बेवकूफ कहीं के, तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है डार्क लॉर्ड पहले से कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो चुके हैं। तुम सब तो डार्क लॉर्ड से दुश्मनी रखने तक का भी औकात नहीं रखते। अब आगे। कियान ने अपने लैपटॉप पर कुछ कोड टाइप किए। देखते ही देखते उसके लैपटॉप स्क्रीन पर 8 अलग अलग कंपनियों के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स दिखने लगे। उन्हें पढ़ने के बाद कियान ने उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ हिडन चेंजेस किए, जिसका पता उन कंपनियों की खुफिया टीम को भी नहीं लग सकता था। वो सब करने के बाद कियान के मुंह से निकला, इट्स डन। तुम जैसे चींटियों को मसलने का वक्त अब आ चुका है। बी प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर। कियान ये सब बोलते हुए बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसका काम खत्म होने के बाद वो उठकर राहा के पास चला गया। कियान बेडरूम में जाकर देखा तो उसकी लिटिल एंजल बहुत प्यार से सो रही थी। उसने झुककर राहा की माथे को चूमा और दूसरे बेडरूम में जाकर सो गया। कियान के प्राइवेट जेट में सबके लिए अलग अलग बेडरूम बने थे। साथ ही वहां एक स्पेशल रूम भी बना था, जो कि कियान और रुखसित का पेट ब्लैकी का था। ब्लैकी एक ब्लैक पैंथर था। वो रुखसित और कियान के लिए जितना ओबीडियंट था, उससे कई ज्यादा खतरनाक वो दुश्मनों के लिए था। पर वो कमरा अभी खाली था, क्योंकि ब्लैकी इस वक्त रुखसित के पास था। लंदन, सुहानी के पेंट हाउस। सब आपस में तय कर रहे थे कि किस किस को क्या करना है और कैसे विश करनी है। सब कुछ तय करने के बाद एक एक करके सब सुहानी के बेडरूम में घुस गए। पूरे कमरे की लाइट बंद थी। सुहानी अपने बैग की बीचों बीच सो रही थी। इस वक्त वो एक पांडा का चेहरा नाइट सूट पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा क्यूट और मासूम दिख रही थी। इस वक्त सुहानी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये कयामत सी खूबसूरत लड़की, हर लड़की की प्रिंस चार्मिंग, द मोस्ट हैंडसम एंड हॉट पर्सनालिटी रखने वाला मैक है। सुहानी को इतने सुकून से सोते हुए देखकर रूहानी से रहा नहीं गया। उसे अंदर ही अंदर सुहानी को नींद से उठाने की चुल मच रही थी, वो भी अपने तरीके से। रूहानी अचानक सुहानी की बिस्तर पर चढ़ गई और उसके पास जाकर बिस्तर के ऊपर ही खड़ी होकर सुहानी को देखने लगी। इस वक्त रूहानी का एक हाथ सुहानी के सर से कुछ ऊपर था, जिसमें रूहानी ने बहुत सारे गुब्बारे पकड़ रखे थे, और दूसरे हाथ में एक मिनी बैलून शूटर गन थी। रूहानी अपने उटपटांग आइडिया के साथ सुहानी की नींद भगाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वहीं ऋषि, ओम, पृथ्विका, डॉक और टाइनी आंखें फाड़े रूहानी को घूर रहे थे। ऋषि और ओम को छोड़कर बाकी तीनों को बहुत घबराहट हो रही थी कि रूहानी की इस हरकत की वजह से कहीं सुहानी भड़क ना जाए। फिर तो बन गई बर्थडे पार्टी। टाइनी और डॉग की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने की भी। तभी वहां पर बैलून गन शूटर और बैलून फुटने की आवाज आई, जो काफी तेज थी।
इसी के साथ गुब्बारों में से सारे छोटे छोटे मैजिक बर्थडे स्पार्कल्स ट्विंकलिंग स्टार्स की तरह बढ़ते गल के ऊपर बिखरने लगी। उस आवाज को सुनते ही सुहानी की नींद हवा हो गई और वो झट से उठकर बैठ गई। उस समय अचानक कमरे के अंदर से बंदूक चलाने की आवाज सुनकर वो चौंक गई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, ऋत्विका बर्थडे केक पर मौजूद मोमबत्तियां जलाकर उसके पास आई और अपनी आंखों से सुहानी को कैंडल्स ब्लो करने की इशारा करने लगी। लेकिन सुहानी उन सबको गुस्से से घूर रही थी। गुस्से की वजह से उसकी प्यारी प्यारी गाल लाल हो गए थे। सुहानी एक सर्द लहजे में सबसे बोली, इतनी देर रात को ये क्या फालतू का ड्रामा लगा रखा है? अभी के अभी सब सोने जाओ। वहीं किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुहानी की इमोशनलेस बिहेवियर को देखकर रूहानी की आंखें नम हो गई थी, जो उसने सबसे छुपा के साफ कर ली। उसकी बात सुनकर ओम उसके पास आकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप, अपना ये गुस्सा किसी और को दिखाना। चुपचाप अभी अच्छे बच्चों की तरह कैंडल्स ब्लो कर, समझी? इतना बोलकर ओम ने जबरदस्ती सुहानी को बर्थडे कैप पहना दी। ओम की धमकी सुनकर सुहानी चुप हो गई और ऋषि को देखने लगी, जो अभी तक उससे दूर ही खड़ा था। ऋषि को ऐसे दूर खड़ा हुआ देखकर सुहानी अपनी सर दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, मुझे नहीं करनी केक कट। सुहानी की हरकत देखकर ऋषि समझ गया, जब तक वो अपनी प्रिंसेस के पास नहीं जाएगा तब तक वो केक नहीं काटेगी। ऋषि ने अपने आप को संभाला और बिना कुछ बोले सुहानी के पास जाकर खड़ा हो गया। टाइनी और डॉग अपनी बॉस की सॉफ्ट साइड देखकर हैरान थे। उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी खड़ूस बॉस को ओम ने डांट कर चुप करवा दिया था। टाइनी डॉग से बोला, यार ये बॉस का सॉफ्ट साइड हमारे लिए क्यों नहीं होता? बॉस तो ओम सर की एक डांट से ही शांत हो गई। डॉग क्या ही बोलता, वो तो खुद हैरान होकर सुहानी को देख रहा था। उसने आज तक बस सबको सुहानी के डांट खाते हुए देखा था, लेकिन आज उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बॉस को भी कोई डांट सकता है, और उसकी बॉस उनको पलटकर कुछ बोलेंगी भी नहीं। भले ही दोनों जानते थे कि उनकी बॉस अपने भाई ऋषि और ओम से बहुत प्यार करती है, और वो दोनों उनकी बॉस की गुस्से से भी उनको यानी डॉग और टाइनी को बचा सकते हैं, लेकिन सुहानी का ओम से डांट खाना और कुछ न बोलकर चुप रहना, ये डॉग और टाइनी दोनों की सोच से भी परे था। चैप्टर 24। मैक्स एंड रोमी दिल। भले ही दोनों जानते थे कि उनकी बॉस अपने भाई ऋषि और ओम से बहुत प्यार करती है, और वो दोनों उनकी बॉस की गुस्से से भी उनको यानी डॉग और टाइनी को बचा सकते हैं, लेकिन सुहानी का ओम से डांट खाना और कुछ न बोलकर चुप रहना, ये डॉग और टाइनी दोनों की सोच से भी परे था। अब आगे। जब सुहानी ने ऋषि को अपने पास देखा तो वो बहुत खुश हो गई, लेकिन उसने अपनी खुशी अपने चेहरे पर नहीं आने दी। उसने अपने भावहीन चेहरे के साथ ही मोमबत्तियां बुझाईं। इसके साथ ही ओम ने पार्टी ब्लास्ट शूट कर दिया, जिस वजह से वहां चारों तरफ से पार्टी रिबन और कुछ चमकदार स्पार्कल्स बिखर गए। साथ में सबकी ताली की आवाज भी आ रही थी। जब सुहानी केक काटने को हुई, तब रूहानी सुहानी के लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लगी। उसने कुछ लाइनें गाई ही थी कि सुहानी रूहानी को ऐसे देखने लगी जैसे बोल रही हो, खबरदार अगर एक और भी शब्द तुम्हारी जुबान से निकली तो आई स्वेयर यू रिग्रेट इट फॉर श्योर। सुहानी की नजरों को रूहानी भी समझ गई और सकपकाते हुए इधर उधर देखने लगी। केक कट करने के बाद ऋषि, रूहानी और ऋत्विका सब सुहानी की हाथ से केक खाकर, या यूं कहें कि खुद को सुहानी से जबरदस्ती केक खिलवाकर वहां से भाग गए। सिर्फ ऋषि को छोड़कर। उसका टास्क अभी बाकी था। वो सुहानी को ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद कहीं ले जाने के लिए अभी भी वहीं पर रुका था। ओम भी सारी तैयारियां देखने वहां से चला गया, लेकिन डॉक और टाइनी अभी तक वहीं खड़े थे। उनको समझ नहीं आ रहा था वो उनके बॉस को कैसे बोले कि उनको भी केक खाना है। केक देखने से ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट दिख रहा था। उसकी खुशबू से टाइनी के मुंह से पानी आ गया था। डॉक और टाइनी दोनों ही अपनी उम्मीद भरी नजरों से सुहानी को देख रहे थे, जैसे वो बस सुहानी की एक इशारे की इंतजार कर रहे हो। वो दोनों सुहानी से बहुत डरे हुए थे, इसलिए वो डर के मारे उससे दूर ही खड़े थे। डॉक और टाइनी को ऐसे देखकर सुहानी को हंसी तो आ रही थी, पर वो हंसी नहीं। सुहानी अपनी इंडेक्स फिंगर से दोनों को अपने पास आने का इशारा करती है। उसके बाद डॉक और टाइनी जल्दी से सुहानी के पास जाते हैं। सुहानी एक एक कर केक का टुकड़ा काटती है और दोनों को अपने हाथ से केक खिलाती है। डॉक और टाइनी आज सुहानी की इस जेस्चर से मन ही मन आसमान में उड़ रहे थे। वहीं ऋषि सुहानी के पीछे गया और बिना कुछ बोले सुहानी की आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड बांध दिया। इससे पहले कि सुहानी कुछ बोलती, ऋषि ने सुहानी को अपने गोद में उठाया और कार में बिठाकर बाकी सबके साथ वहां जाने के निकल गया, जहां सबने मिलकर सुहानी के लिए पार्टी प्लान किया था। उधर सुहानी के जाने के बाद टाइनी केक पर टूट पड़ा, और डॉग टाइनी को एक पीस उसे भी खाने देने के लिए बोले जा रहा था, लेकिन टाइनी डॉग के साथ थोड़ा सा भी केक शेयर करने को तैयार नहीं था। वो पूरा केक लेकर आगे भाग रहा था तो डॉग उसके पीछे पीछे भाग रहा था। दूसरी तरफ शुभांश को मेडिसिन लेने के बाद भी नींद नहीं आ रहा था। उसको रह रहकर अपनी राबिट की याद आ रही थी। वो बेड पर उठकर बैठ गया और मैक्स को कॉल करके बोला, इस वक्त राबिट कहाँ है?
शुभांश की बात सुनकर मैक्स बोला, बॉस वो लेडी बॉस ऋषि और बाकी सबके साथ अभी अभी द प्लेनेट होटल के लिए निकली है। मैक्स ने इतना ही कहा था कि उसको कॉल डिस्कनेक्ट करने की बीप बीप की आवाज आने लगी। शुभांश का कॉल डिस्कनेक्ट होता हुआ देखकर मैक्स मुंह बनाते हुए बोला, ये क्या बात हुई? कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले बाय तक भी नहीं कहा। खड़ूस बॉस। बस एक बार लेडी बॉस वापस आ जाए, तब देखना मैं गिन गिन कर कैसे बदला लेता हूँ। मैक्स खुद से ही बात कर रहा था कि उसको अपने पीछे से अपने कान के पास एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, जो किसी और की नहीं रोमी का था। रोमी शुभांश का ऑलराउंडर ड्राइवर था, जिसे प्लेन से लेकर कार तक सब कुछ बहुत एक्सलेंटली ड्राइव करना आता था। वो कोई आम ड्राइवर नहीं था। उसकी ड्राइविंग स्किल और ट्रिक्स इतनी अच्छी थी कि उसके होते हुए किसी भी तरह का एक्सीडेंट होना मुमकिन नहीं था। रोमी और मैक्स एक ही विला में रहते थे। भले ही रोमी का विला मैक्स के विला के ठीक सामने था, लेकिन वो हमेशा मैक्स के विला में ही रहता था। जब शुभांश का कॉल आया, तब रोमी और मैक्स के बेडरूम में एक ही बेड पर सो रहे थे। रोमी बोला, बस कर मैक्स, बॉस तेरे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं, जो वो कॉल डिस्कनेक्ट करने से पहले बाय या फिर लव यू बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट करे। लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। क्या बोलते हो? क्या तुम मुझे अपने हस्बैंड बनाने के लिए तैयार हो? बस तुम्हारे एक हाँ की देरी है। रोमी की आवाज से इस वक्त बहुत सेक्सी वाइब आ रहा था, जिस वजह से मैक्स को अपने पूरे शरीर में झुरझुरी सी महसूस हो रहा था। वो बिना कुछ बोले एक स्टैचू की तरह बैठा था। रोमी देखने में कमाल का लगता था। उसका गोरा मस्कुलर बॉडी सच में बहुत हॉट था। मैक्स भी लुक्स के मामले में रोमी से कम नहीं था, लेकिन जहां रोमी एक राजकुमार की तरह दिखता था, वहीं मैक्स एक खतरनाक हैंडसम हंट का वाइब देता था। रोमी की आवाज सुनकर मैक्स को कुछ तो फील हो रहा था, पर वो कैसा एहसास था वो मैक्स को समझ नहीं आ रहा था। तभी मैक्स को अपने गर्दन में रोमी की उंगलियों का सडक्टिव टच महसूस हुआ। इससे पहले कि रोमी कुछ और कर पाता, मैक्स उसके हाथ को पकड़कर बेड पर धक्का देते हुए उसके ऊपर आते हुए एक वार्निंग भरी लहजे में बोला, अपने इस हाथ को कंट्रोल में रख। तू दोस्त है मेरा, इसलिए तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर तेरे जगह कोई और होता तो वो इस वक्त अपनी जान गंवा चुका होता। मैं एक आग हूँ रोमी, मुझसे दूर रह, अदरवाइज। इससे आगे मैक्स कुछ और बोल नहीं पाया, क्योंकि रोमी मैक्स के होठों को लिपलॉक कर बहुत डीपली किस करने लगा। मैक्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोमी ऐसा कुछ करेगा। रोमी के किस से मैक्स का माइंड काम ही नहीं कर रहा था। वो अपने आंखों को बड़ा बड़ा करके रोमी के हैंडसम चेहरे को देखे जा रहा था। मैक्स, जिसके नाम से ही अंडरवर्ल्ड कांप जाता था, आज वो रोमी की वजह से खुद को कांपने से रोक नहीं पा रहा था। चैप्टर 25। क्यूट लिटिल पैंडा पांडा का चेहरा। वो अपने आंखों को बड़ा बड़ा करके रोमी के हैंडसम चेहरे को देखे जा रहा था। मैक्स, जिसके नाम से ही अंडरवर्ल्ड कांप जाता था, आज वो रोमी की वजह से खुद को कांपने से रोक नहीं पा रहा था। अब आगे। इस वक्त रोमी बिस्तर पर लेटा हुआ था और मैक्स उसके ऊपर था। मैक्स के दोनों हाथ रोमी के अगल बगल थे। मैक्स अपने पूरे शरीर को अपने दोनों हाथों से सपोर्ट कर रखा था। वहीं रोमी का एक हाथ मैक्स के बालों में उलझा हुआ था और वो अपने दूसरे हाथ को मैक्स की कमर पर रखते हुए अपने ओर पुश करने की कोशिश कर रहा था। लगभग 20 मिनट के किस के बाद रोमी ने मैक्स के होठों को छोड़ा। रोमी के अलग होते ही मैक्स उसको अपनी लाल आंखों से घूरते हुए बोला, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने इस एक्शन के लिए कल रिग्रेट नहीं करोगे। कल सुबह मुझे रफ होने के लिए ब्लेम मत करना। मैक्स की बात सुनकर एक पल के लिए रोमी डर गया, लेकिन वो आज अपने प्यार को पा लेना चाहता था। ना जाने उसने कितने सालों से खुद के अंदर अपने फीलिंग्स को छिपा रखा था, पर आज रोमी सब कुछ भूलकर अपनी हर हद पार कर देना चाहता था। मैक्स भी साफ साफ रोमी के आंखों में उसको पा लेने का तड़प देख पा रहा था। रोमी को देखकर न जाने मैक्स को क्या हुआ। उसने रोमी के हाथ को अपने कमर से हटाया। उसके साथ उसने रोमी के दूसरे हाथ को अपने गर्दन से हटाते हुए रोमी के दोनों हाथों को रोमी के सिर के ऊपर पकड़ते हुए उसकी पूरे बॉडी को बहुत पैशनेटली किस और बाइट करने लगा। थोड़े ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। दोनों ही अपने दुनिया में खोए हुए बहुत पैशन के साथ एक दूसरे को अपना एहसास करवा रहे थे। दूसरी तरफ शुभांश द प्लेनेट होटल के लिए निकल चुका था। उसको वहां पहुंचने के लिए ज्यादा समय नहीं लगने वाला था। शुभांश ने रास्ते में ही सुहानी की फ्लो और रूम नंबर के बारे में पता कर लिया। शुभांश का कार ऑटो ड्राइविंग मोड पर था और शुभांश बस ड्राइविंग सीट पर बैठकर न जाने किस सोच में गुम था। आज वो 3 साल बाद अपनी राबिट को देखने वाला था। अपने राबिट को अपने सामने देखने के लिए वो अब इंतजार नहीं कर पा रहा था। कुछ मिनट्स में शुभांश अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया। शुभांश अपने कार से उतरा और वीवीआईपी एंट्री दूर से होकर सीधा उस फ्लोर पर चला गया जहां सुहानी सबके साथ रुकी थी। तभी शुभांश के मोबाइल में एक बीप की आवाज आई। शुभांश ने उस मैसेज को पढ़ा जिस पर सुहानी की कमरे का डोर अनलॉक कोड था। उधर सुहानी होटल आते वक्त कार में ही सो गई थी। जब सुहानी होटल आ रही थी तब उसने अपनी आंखों पर बंधी ब्लाइंड फोल्ड खोलने की कोशिश की थी, पर ऋषि ने उसकी दोनों हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया था।
पर बोला कुछ नहीं। सुहानी भी तब कुछ नहीं बोली। फिर वो बोर होकर कार में कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। जब ऋषि सबके साथ सुहानी को लेकर होटल पहुंचा तब तक सुहानी गहरी नींद में जा चुकी थी, इसलिए सबने उसे अभी उठाना सही नहीं समझा। ओम बोला, ऋषि तू लिटिल सीज को उसकी कमरे में सुला दे, ताकि कल हमारी लिटिल सीज फ्रेशनेस के साथ उठे। रूहानी और रिद्विका भी सुहानी की बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड थी। सब आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि कल सबको बहुत कुछ करना था। ऋषि भी सुहानी को उसके कमरे में सुलाकर आने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गया। सुहानी इस वक्त गहरी नींद में थी। तभी शुभांश धीरे से कमरे के डोर को कोड से अनलॉक किया और बेड के पास जाकर एकटक सुहानी को देखने लगा। सुहानी अभी भी अपनी पांडा पांडा का चेहरा नाइट शूट में थी, जिसमें वो खुद इस वक्त एक क्यूट पांडा की तरह दिख रही थी। सुहानी की क्यूटनेस इस वक्त ओवरलोड हो रही थी। इतने सालों बाद अपनी राबिट को अपने आंखों के सामने देखकर शुभांश के आंखों में हजारों इमोशंस दिखने लगे थे। दर्द, खुशी, प्यार, बेताबी, खालीपन, पछतावा, अपने राबिट को खुद से दूर न होने देने का जुनून, अपनी राबिट के लिए दीवानापन, बेशुमार मोहब्बत, ऐसे ही न जाने कितने ही भाव देख रहे थे शुभांश के आंखों में। लेकिन शुभांश का चेहरा पूरी तरह भावहीन था। शुभांश बहुत देर तक सुहानी को देखता रहा। जब उसका सब्र जवाब देने लगा तब वो सुहानी के पास जाकर उसकी ब्लैंकेट उठा के खुद उसके पास लेट गया और दोनों को अच्छे से ढकने के बाद अपने चेहरे को सुहानी की गर्दन में छुपाते हुए सुहानी को बहुत प्यार से गले लगा लिया। सुहानी को अपने आगोश में लेकर आज शुभांश को दुनिया जहां की सुकून महसूस हो रहा था। शुभांश की आंखों से आंसू निकलकर कब सुहानी की नेक को भीगाने लगे शुभांश को पता ही नहीं चला। पूरी दुनिया का किंग आज बच्चों की तरह अपने प्यार की गले लग रोए जा रहा था। शुभांश अपने सारे तड़प को अपनी आंसुओं के जरिए बाहर निकाल रहा था। शुभांश की आंखों से बहुत खामोशी से आंसू बहे जा रहे थे। वो सुहानी के कान में बोला, मुझे माफ कर दो वाइफी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता कि वो सब करने से तुम मुझसे दूर चली जाओगी तो मैं बिल्कुल वो सब नहीं करता। हमारी पूरी फैमिली सेफ है जाना। उस हादसे में किसी को कुछ नहीं हुआ, सिवाय सोम के। तुम्हारे चले आने से मेरा छोटा भाई, जो तुम्हें अपनी जान मानता था, आज वो बेजान है जाना। अपनी सोम भाई को बचा लो राबिट, वो तुम्हारे बिना अपनी आंखें भी खोलने को तैयार नहीं है। राबिट अब बस अपने मॉन्स्टर वाले हीरो को अब पनिश करना बंद करो। सही वक्त आने पर मैं खुद तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये सब जरूरी था जाना। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था, इसलिए मुझे वो सब करना पड़ा। इतना बोलकर शुभांश ने अपना चेहरा सुहानी की नेक से निकाला और उसकी माथे को चूम लिया, जिसमें सुहानी के लिए बेशुमार प्यार ही प्यार भरा था। शुभांश अपने सिर को सुहानी की सिर से जोड़ते हुए बोला, तैयार हो जाओ राबिट, कल तुम्हारे मॉन्स्टर वाले हीरो अपनी राबिट को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। इधर सुहानी गधे घोड़े सब बेचकर सो रही थी। उसे थोड़ी सी भी आभास नहीं थी कि थोड़ी देर पहले पूरी दुनिया पर राज करने वाला सबसे पावरफुल किंग एक छोटी सी प्यारी सी पांडा जैसी दिखने वाली लड़की की आगोश में छोटे बच्चे की तरह लिपट कर रोए जा रहा था। चैप्टर 26 शुभांश की सुकून। इधर सुहानी गधे घोड़े सब बेचकर सो रही थी। उसे थोड़ी सी भी आभास नहीं थी कि थोड़ी देर पहले पूरी दुनिया पर राज करने वाला सबसे पावरफुल किंग एक छोटी सी प्यारी सी पांडा जैसी दिखने वाली लड़की की आगोश में छोटे बच्चे की तरह लिपट कर रोए जा रहा था। अब आगे। सुहानी इस वक्त गहरी नींद में थी। वहीं शुभांश अपने लिटिल राबिट को बहुत प्यार से निहारे जा रहा था। अपने राबिट के लिए उसकी आंखों में इस वक्त बेशुमार प्यार भरा था। तभी उसको अपने गले में सुहानी की हाथ की पकड़ महसूस हुई। सुहानी नींद में ही शुभांश की शर्ट कॉलर पकड़कर उसे अपने और करीब ले आई और उसे एक टेडी बियर की तरह पकड़कर सो गई। शुभांश का पूरा चेहरा इस वक्त सुहानी की सीने में छिपा हुआ था, जिस वजह से शुभांश को एक अलग ही एहसास महसूस होने लगा था। वो मन ही मन अपने राबिट के लिए डर भी रहा था कि कहीं वो गलती से उसकी राबिट को चोट न पहुंचा दे। शुभांश ने बहुत मुश्किल से खुद को सुहानी से छुड़वाया और उसे देखते हुए अपने डीप मैनली वॉइस में बोला, सोए हुए शेर को मत छेड़ो राबिट, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हमारे रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक नहीं ले जाना चाहता। सो माय लेडी, डोंट चेक माय पेशेंस, अदरवाइज ये मॉन्स्टर इस प्यारी सी राबिट को खाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाएगा। ये सब बोलते हुए शुभांश बस एक टक सुहानी को सिर से लेकर पैर तक घूरे जा रहा था। इन 3 सालों में सुहानी काफी बदल गई थी। उसकी अट्रैक्टिव फेमिनिनिटी आज शुभांश को हद से ज्यादा मदहोश कर रही थी। उसकी फेमिनिन बॉडी बिल्कुल परफेक्ट शेप की थी। वैसे तो उस सॉफ्ट पांडा नाइट शूट में सुहानी की बॉडी रिवील नहीं हो रही थी, लेकिन शुभांश भला अपने राबिट की बॉडी चेंजेस को कैसे नोटिस नहीं कर पाता। 3 साल पहले की चाहत और अब की सुहानी में जमीन आसमान का अंतर था। 3 साल पहले चाहत के चेहरे पर सिर्फ मासूमियत ही दिखाई देती थी, लेकिन अब की सुहानी से मासूमियत और किसी भी तरह का इमोशन का कोई लेना देना ही नहीं था।
शुभांश ने अपने सिर को झटका और जैसे तैसे खुद के अंदर उमड़ रहे जज्बात को कंट्रोल कर सुहानी से लिपट कर सोने की कोशिश करने लगा। शुभांश का सर अभी सुहानी की पेट पर था। तभी सुहानी अनजाने में ही अपनी हाथ से शुभांश का सिर सहलाने लगी। अपने सिर पर सुहानी का स्पर्श महसूस करके शुभांश की आंखें सुकून से बंद हो गए और वो गहरी नींद में चला गया। सुहानी की टच शुभांश के लिए बहुत प्रेशियस था। जो काम बीते 3 सालों में स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी नहीं कर पाया, वो आज सुहानी की एक टच ने कर दिया था। सुहानी की एक प्यार भरा टच ही शुभांश को एक सुकून भरी मीठी नींद सुलाने के लिए काफी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय। मैक्स के विला पर। मैक्स के बेडरूम में सुबह की हल्की हल्की धूप व्हाइट विंडो कर्टन से छनकर मैक्स के चेहरे पर पड़ने लगा, जिस वजह से धीरे धीरे उसका नींद खुल गया। जैसे ही मैक्स ने अपने आंखें खोले, उसको रोमी का चेहरा दिखाई दिया, जो उसके साइड में पेट के बल सोया हुआ था। उसका चेहरा मैक्स की तरफ था, जिस पर मैक्स को आज एक अलग ही तरह का कशिश नजर आ रहा था। बेख्याली में ही उसका हाथ रोमी के माथे पर बिखरे हुए बालों को हटाने के लिए उठ गया। मैक्स ने रोमी के बाल को उसके माथे से हटाया और बस एक ही शब्द बोला, सॉरी। इस वक्त रोमी का पीठ पूरी तरह से रिवील हो रहा था। उसका लोअर बॉडी एक पतले से व्हाइट सिल्क ब्लैंकेट से ढका हुआ था। कल रात मैक्स और रोमी ने पहली बार एक ब्लैंकेट शेयर किया था और कल रात ही दोनों अपने सारे लिमिट्स क्रॉस कर चुके थे। मैक्स झटके से बिस्तर से खड़ा हुआ और अपना ब्लैक लोअर पहनकर फ्रेश होने चला गया। रोमी अभी भी आराम से सो रहा था। वहीं बाथरूम में शॉवर का ठंडा पानी मैक्स की टाइट मस्कुलर बॉडी को भीगा रहा था। उसने अपने आंखें बंद कर रखा था। उसके दोनों हाथों के नस अभी उभर कर दिख रहे थे। गुस्से की वजह से मैक्स को अपना बॉडी जलता हुआ सा महसूस हो रहा था। मैक्स ने गुस्से में अपने हाथ के मुट्ठी को जोर से शॉवर की दीवार पर पंच मुट्ठी किया और चिल्लाते हुए बोला, शिट शिट शिट। ये तुमने क्या कर दिया मैक्स? रोमी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? ओ गॉड, नो 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 नो। मैं अपने स्टुपिडिटी की वजह से रोमी की दोस्ती को खोना नहीं चाहता। जहां तक हमारा मस्ती मजाक सिर्फ बातों तक था, तब तक सब ठीक था। लेकिन कल मुझसे वो सब कैसे हो गया? मैं रोमी से इतना ज्यादा अट्रैक्टेड कैसे हो सकता हूँ? मैक्स की आंखों के सामने अभी ना चाहते हुए भी रोमी का वो फेयर स्किन टोन हॉट बॉडी ही नजर आ रहा था। मैक्स अपने एहसास को आज चाहकर भी समझ नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो रोमी के लिए क्या फील करता है, पर वो इतना जानता था कि वो किसी भी कीमत पर रोमी की दोस्ती को खो नहीं सकता, क्योंकि जब भी वो अपने आप को टूटता हुआ महसूस करता, तब रोमी ही था जिसने उसको उसकी कड़वी यादों से निकाल कर जीना सिखाया था। मैक्स के लिए रोमी वो था जिसने उसके अंधेरे से दुनिया में रोशनी ही रोशनी भर दिया था। उधर रोमी की नींद धीरे धीरे खुल रहा था। रोमी ने आलस से अपने आंखें खोले और चारों तरफ मैक्स को ढूंढने लगा। तभी उसे बाथरूम में से शॉवर की आवाज सुनाई दिया। रोमी समझ गया कि मैक्स बात ले रहा है। वो उठकर बैठा, फिर जैसे ही वो बिस्तर से नीचे उतरा, उसको अपने पूरे बॉडी में बेतहासा दर्द महसूस हुआ, जिससे उसका मुंह बन गया। लेकिन जब उसे अपने दर्द की वजह याद आया, उसके चेहरे पर एक पिंकिश ब्लश नजर आने लगा। रोमी को अभी बहुत शाई फील हो रहा था। वो हमेशा से एक सख्त और एरोगेंट पर्सनली का मालिक रहा था, लेकिन आज उसको बहुत अलग महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अंदर मैक्स को महसूस कर पा रहा है। उसके चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए मैक्स का हो जाने का खुशी साफ दिखाई दे रहा था। चैप्टर 27। जस्ट शट अप। शोर करना बंद करो। वो भी हमेशा से एक सख्त और एरोगेंट पर्सनालिटी का मालिक रहा था, लेकिन आज उसको बहुत अलग महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अंदर मैक्स को महसूस कर पा रहा है। उसके चेहरे पर हमेशा हमेशा के लिए मैक्स का हो जाने का खुशी साफ दिखाई दे रहा था। अब आगे। रोमी ने कुछ सोचा और अपने कमरे में चला गया। मैक्स के विला में रोमी के लिए भी एक दूसरा मास्टर बेडरूम था। वैसे ही रोमी के विला में भी मैक्स के लिए सेकंड मास्टर बेडरूम मौजूद था, जिसको रोमी ने स्पेशली मैक्स के लिए डिजाइन करवाया था। मैक्स और रोमी दोनों के लाइफ में एक दूसरे की जगह बहुत स्पेशल थी। दोनों में ही एक दूसरे का जान बसता था। पर जहां रोमी के दिल में मैक्स का जगह दोस्ती से आगे बढ़ प्यार ने ले लिया था, वहीं मैक्स अभी रोमी को अपना सबसे अच्छा दोस्त ही मानता था। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसके दिल में भी रोमी के लिए फीलिंग्स पनपना शुरू हो चुके थे, जिसकी भनक अभी खुद मैक्स को नहीं थी, या फिर यूं कहे कि वो समझना ही नहीं चाहता था। जब मैक्स नहाकर बाहर आया तो उसको रोमी कमरे में नहीं दिखा, जिससे मैक्स को ये गलतफहमी हो गया कि शायद उसके कल रात के एक्शंस की वजह से रोमी उस पर गुस्सा होकर रूम से चला गया है। मैक्स खुद से बोला, नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। भले ही कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन तुम हमेशा अपने दोस्त को अपने पास पाओगे। मैं तुम्हारे सामने फिर से तुम्हारा बेस्ट बडी की तरह ही जाऊंगा। तब तो तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे ना? हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं रोमी को समझा दूंगा, कल जो कुछ भी हुआ वो सब वो भूल जाए। फिर हम दोनों पहले की तरह दोस्त बन जाएंगे और कोई भी एक दूसरे के सामने ऑकवर्ड महसूस नहीं करेगा।
यही सब सोचते हुए मैक्स तैयार हुआ और नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर चला गया। उसे अच्छे से पता था रोमी उसको वहीं मिलेगा। मैक्स का किचन एक ओपन किचन था। किचन स्लैब से कुछ ही दूरी पर एक राउंड डाइनिंग टेबल थी, जिसे ओकेजन्स के अकॉर्डिंग मिनिमाइज्ड एंड मैक्सिमाइज्ड किया जा सकता था। उधर रोमी खुशी खुशी मैक्स और खुद के लिए नाश्ता बना रहा था। स्पंजी ऑमलेट, कड़ाही, ब्रेड टोस्ट, ऑरेंज कीनू जूस, चीज सैंडविच, आलू पराठा, दही और भी बहुत कुछ बनाया था रोमी ने आज के नाश्ते में। जब रोमी ने देखा मैक्स डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका है, तब उसने मैक्स को देखकर एक स्माइल कर दिया और अपने काम में लग गया। वहीं मैक्स रोमी को इतना खुश देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। कल रात के बाद उसे तो लगा था कि रोमी उससे बात तक करने को तैयार नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो रोमी उसके लिए खुशी खुशी नाश्ता बना रहा है। मैक्स अपने सोच में ही गुम था कि तभी रोमी सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर सेट करने के बाद मैक्स के सामने वाली चेयर में बैठ गया। फिर मैक्स को खाने का इशारा करके खुद आराम से खाने लगा। रोमी को आज मैक्स से नजरें मिलाने में बहुत शाई फील हो रहा था, लेकिन मैक्स को लगा रोमी उससे नाराज है और इसीलिए उससे आंखें तक भी नहीं मिला रहा है। लेकिन उस बुद्धू को कौन समझाए, रोमी उसे इसलिए नहीं देख रहा था क्योंकि उसको मैक्स से बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था। मैक्स रोमी से बात तो करना चाहता था, लेकिन उसका भी हिम्मत नहीं हो रहा था ऐसा करने की। उसने चुपचाप अपना नाश्ता किया और शुभांश के लंदन वाले सुपरकार कंपनी आइकॉनिक ऑफ द यूथ के लिए निकल गया। मैक्स को बिना कुछ बोले जाते हुए देखकर रोमी उसको देखता ही रह गया, लेकिन उसने मैक्स पर इतना ध्यान नहीं दिया और इस बारे में मैक्स से बाद में बात करने के बारे में सोचकर वो भी नाश्ता करके कंपनी के लिए निकल गया। दूसरी तरफ द प्लेनेट होटल, सुहानी की कमरे में आज अपने आदत से अलग शुभांश अभी तक सो रहा था। तभी सुहानी धीरे धीरे कसमसाने लगी, क्योंकि उसे अपने पेट पर भारीपन महसूस हो रही थी। शुभांश किसी ऑक्टोपस की तरह सुहानी को अपनी बाहों में जकड़े हुए सुकून से सो रहा था। शुभांश के भूरे सिल्क बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर अच्छे से नींद लेने की वजह से आज एक अलग ही चमक था। सुहानी इस वक्त इतनी गहरी नींद में थी कि उसको अपनी भूख का भी एहसास नहीं हो रहा था, जबकि भूख के मारे उसके पेट के चूहे शोर मचाने लग गए थे। सुहानी की पेट से अभी भूख के मारे आवाज आने लगी थी। सुहानी की पेट पर सिर रख कर सोने की वजह से शुभांश को वो आवाज और भी अच्छे से सुनाई दे रहा था, जिस वजह से उसका नींद एकदम से खुल गया। उसने अपना सर उठाया और अजीब तरह से सुहानी की पेट को घूरने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लिटिल रॉबिट की पेट से ऐसे अजीबोगरीब आवाजें क्यों आ रही थी। उसने कुछ सोचा, फिर अपने सिर को सुहानी की पेट पर रखकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। वहीं उसके उम्मीद के मुताबिक शुभांश को फिर से वो आवाज सुनाई दी, जिससे सुनकर ना जाने शुभांश को क्या सुझा। उसने सुहानी की पेट पर धीरे से थप्पड़ मारते हुए बोला, जस्ट शट अप, शोर करना बंद करो। अगर तुम्हारी वजह से मेरी रॉबिट की नींद खुली तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पनिश करूंगा, जिस वजह से तुम्हें हर साल एक लिटिल मॉन्स्टर या एक लिटिल रॉबिट बेबी को इस दुनिया में लाना पड़ेगा, समझे। ग्रिन। शुभांश के आवाज में इस वक्त एक नॉटीनेस था। अभी अभी नींद से उठने की वजह से उसका टोन कई ज्यादा सेक्सी साउंड कर रहा था। अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल रखने वाली लड़की भी इस वक्त शुभांश का इतना सेक्सी टोन सुनती तो वो बहुत बुरी तरह से अपना सेल्फ कंट्रोल खोकर हिप्नोटाइज्ड हो चुकी होती। वहीं शुभांश के वार्निंग के बाद सुहानी की पेट से सरप्राइजिंगली आवाज आना बंद हो गई, जैसे सुहानी की बेचारा पेट भी शुभांश की वार्निंग से डर गई हो। सुहानी के पेट से आवाज आना बंद होने के बाद शुभांश थोड़ा ऊपर उठा और सुहानी के माथे को चूमते हुए बोला, हैप्पीएस्ट बर्थडे माय लव। बहुत जल्द हम साथ होंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा, क्योंकि वापस आने के लिए जाना तो पड़ेगा ही ना। इतना बोलकर वो फिर से अपनी रॉबिट की पेट के पास आया और उसे चूमते हुए बोला, मेरी रॉबिट को ज्यादा परेशान नहीं करना वरना। शुभांश के ये बोलते ही सुहानी की पेट से फिर से एक धीमी आवाज आई, जैसे सुहानी की पेट शुभांश की चेतावनी भरी आवाज सुनकर सच में ही डर कर बोल रहा हो। ठीक है बॉस, मैं समझ गई, मैं बिल्कुल तुम्हारी रॉबिट को परेशान नहीं करूंगी, पर प्लीज मुझे पनिश मत करना। अपने रॉबिट की पेट से इतनी प्यारी प्यारी आवाज सुनकर शुभांश के चेहरे पर फिर से एक शरारती मुस्कान आ गया और सुहानी के होठों पर एक बेबी किस करने के बाद देखते ही देखते वो वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी सुहानी की कमरे में आया ही नहीं था। शुभांश मार्शल आर्ट्स के साथ साथ और भी कई तरह के अलग अलग फाइटिंग स्किल्स में मास्टर था। इस तरह पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। शुभांश का रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग और बाकी के फाइटिंग एक्शंस परफॉर्म करने का स्पीड इतना तेज था कि शुभांश को ये सब करते हुए कोई उसे ठीक से देख तक नहीं पाता था। और इन 3 सालों में तो शुभांश एक वाइल्ड बीस्ट से भी कहीं ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो गया था, जिसके होते हुए कोई चाहकर भी उसको या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच तक नहीं सकता था अभी के वक्त में। आज भी शुभांश के अंडर दुनिया के सबसे पावरफुल बॉडीगार्ड्स ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, और शुभांश उनको निराश भी नहीं करता था। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर चुनने के बाद शुभांश उन सबको खुद ट्रेन करता था, पर ये चांस ट्रिलियंस ऑफ द बेस्ट में से किसी एक को ही मिल पाता था।
चैप्टर 28। आउच, कितनी जोर की मारी। आज भी शुभांश के अंडर दुनिया के सबसे पावरफुल बॉडीगार्ड्स ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, और शुभांश उनको निराश भी नहीं करता था। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर चुनने के बाद शुभांश उन सबको खुद ट्रेन करता था, पर ये चांस ट्रिलियंस ऑफ द बेस्ट में से किसी एक को ही मिल पाता था। अब आगे। शुभांश के वहां से जाने के बाद ऋद्विका यानी रिद्धिमा सुहानी की कमरे में आए और उसे उठाती हुई बोली, हे माय बर्थडे गर्ल, उठ भी जाओ अब। ऋषि भाई, ओम भाई, रूहानी सब नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें कहीं जाना भी है, और तुझे पता है डॉक और टाइनी भी होटल पहुंच चुके हैं। चल चल जल्दी उठ जा अभी। ऋद्विका की उठाने से सुहानी उठकर बैठ गई और नींद भरी आवाज में बोली, क्या मतलब, क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ऋद्विका बोली, देख मैं जानती हूँ कि इन 3 सालों से तूने हमारी चाहत को अपने अंदर कहीं छुपा के मेरी चुलबुली चाहत से खड़ूस सुहानी बनकर बैठी है, लेकिन आज के दिन प्लीज कुछ सवाल मत पूछ। एक दिन के लिए मुझे मेरी प्यारी सी चाहत लौटा दे, बस इतना कर दे मेरे लिए। देख आज तेरी बर्थडे है, तो मुझे बर्थडे गिफ्ट में मेरी चाहत चाहिए, और तू इसके लिए मना नहीं करेगी और आज की दिन मेरी सारी बातें मानेगी। ऋद्विका की बात सुनकर सुहानी उसे घूरती हुई बोली, अच्छा, पर जहां तक मुझे पता है बर्थडे गर्ल को गिफ्ट्स दिया जाता है, लिया नहीं जाता। और शायद तू भूल रही है आज तेरी नहीं मेरी बर्थडे है। उसकी बात सुनकर ऋद्विका बोली, अरे ऐसे कैसे, बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट भी तो देते हैं। तो तू इसे ही मेरी रिटर्न गिफ्ट समझ ले कि मुझे एक दिन के लिए मेरी प्यारी चाहत चाहिए। आज खड़ूस सुहानी नहीं, मेरी पहली वाली शरारती चाहत ही इस कमरे से तैयार होकर निकलेगी, समझी। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। जा जाकर फ्रेश होकर आ, उसके बाद मुझे तुझे कहीं लेकर भी जाना है। इतना बोलकर ऋद्विका जबरदस्ती सुहानी को नहाने भेज देती है। तभी डोर नॉक होता है और रूहानी अंदर आकर बोलती है, क्या हुआ? वो लेडी खड़ूस मानी की नहीं। उसकी बात सुनकर ऋद्विका मुस्कुराती हुई बोली, वो कुछ बोली तो नहीं, लेकिन ना भी नहीं बोली। रूहानी ऋद्विका की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और उसकी गले लग गई। रूहानी और ऋद्विका दोनों ही बहुत बेसब्री से सुहानी की वेट कर रही थी। कब सुहानी बाहर आए और कब वो दोनों अपनी 3 साल पहली वाली चाहत से मिल पाए। इन 3 सालों में दोनों ने ही अपनी चाहत की बच्चों जैसी बातें और शरारतों को बहुत मिस करती आई थी। आधे घंटे के बाद सुहानी नहाकर बाहर आई। उसने अभी एक रानी पिंक कलर की बाथरोब पहन रखी थी। अभी अभी नहाने की वजह से उसकी पूरी बॉडी पिंकिश पिंकिश हो गई थी, जिससे वो सच में एक प्यारी सी खरगोश की तरह लग रही थी। सुहानी को देखकर रूहानी अपनी थूक गटगटी हुई बोली, ओ माय क्यूपिड, शी इज लुकिंग सो डैम टेम्पटिंग स्माइलिंग फेस। आज मुझे पहली बार एक लड़की होने की पछतावा हो रही है। रूहानी सुहानी में खोई हुई थी कि तभी ऋद्विका उसकी बट पर एक स्पैंक देती हुई बोली, चुप कर गंदी लड़की कहीं की। कितना गंदा सोचती है तू। रूहानी अपनी बट सहलाते हुए बोली, आउच, कितनी जोर की मारी, रिद्धि की बच्ची, रुक, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। स्पैंक के बदले स्पैंक, लेकिन मैं ये स्पैंक अपनी खुराफाती दिमाग लगाकर तुझे तेरे फ्यूचर हस्बैंड के हाथों से ही लगवाऊंगी, और वो स्पैंक अभी वाली स्पैंक से कई ज्यादा तेज होगी। रूहानी की बात सुनकर ऋद्विका की मुंह खुली की खुली रह गई। उसके चेहरे के भाव इतने अजीब हो गए थे कि ऋद्विका के चेहरे को देखकर रूहानी और सुहानी भी समझ नहीं पा रही थी कि ऋद्विका को अभी कैसा फील हो रहा है। दोनों को ही समझ में नहीं आ रही थी कि ऋद्विका रूहानी की बात सुनकर गुस्सा थी, या उसे शर्मा रही थी, या उसे अजीब फील हो रही थी, या वो रूहानी की बात सुनकर उसे पीटना चाहती थी। सुहानी ऋद्विका की इस अजीबोगरीब एक्सप्रेशन देखकर अनजाने में ही ऋद्विका को उसकी फ्यूचर हस्बैंड से स्पैंक खाते हुए इमेजिन करने लगी, और साथ में रूहानी को ये बोलते हुए इमेजिन करने लगी, जहां रूहानी डोर से कान लगाकर ऋद्विका की दर्द भरी आवाज सुनकर बोल रही थी, ही, अब मेरा बदला पूरा हुआ। सुहानी ये सब सोच ही रही थी कि वो रूहानी की आवाज सुनकर अपनी इमेजिनेशन से बाहर आई। रूहानी अभी भी ऋद्विका को परेशान कर रही थी, जैसे उसे ऋद्विका को चिढ़ाने में बहुत मजा आ रही हो। सुहानी ने दोनों को देखकर अपनी सिरना में हिलाए और कपड़े चेंज करने वॉकिंग वार्डरोब में चली गई। जब सुहानी अपने लिए कपड़े निकालने को हुई, तब उसे ऋद्विका की बात याद आने लगी। वो मन में बोली, मैं जानती हूँ रिद्धि, तूने और रूप ने इन 3 सालों में मेरे साथ बहुत सफर किया है। कहीं ना कहीं मेरी ही वजह से तुम दोनों की खुशी भी तुमसे छीन गई है। भले ही मेरे अंदर कितनी ही दर्द क्यों ना हो, तुम दोनों के लिए आज मैं एक दिन के लिए ही सही, पर तुम दोनों की वो पुरानी वाली चाहत बनने की पूरी कोशिश करूंगी। इतना सोचकर वो अपने लिए उस टाइप की ड्रेस ढूंढने लगी जैसा वो इंडिया में पहना करती थी। तभी उसकी आंखें एक ब्लैक एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन की डंगरी ड्रेस पर गई। सुहानी अपनी ड्रेस के साथ कुछ मैचिंग एक्सेसरीज और फुटवियर भी निकाली। फिर एक प्यारी सी हेयर स्टाइल और ऑरेंज एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन स्नीकर्स के साथ बाहर आई। जैसे ही सुहानी तैयार होकर बाहर आए, ऋद्विका और रूहानी उसे देखकर देखती ही रह गई। सुहानी ने इस वक्त एक प्यारी सी डंगरी ड्रेस पहन रखी थी, जिसकी टॉप ब्लैक और डंगरी ऑरेंज कलर की थी। पैरों में स्नीकर्स, साथ ही हाथ में एक ब्लैक स्मार्ट वॉच, गले में एक पतली सी गोल्ड चेन जिसमें एक रेयर ऑरेंज हार्ट शेप हीरा स्मॉल डायमंड अपनी चमक बिखेर रही थी।
कानों में 2 प्यारे प्यारे किटी डिजाइन वाली हीरे की टॉप थी। साथ में छोटी छोटी शाइनी मिनी क्लचेस से एक प्यारी सी हेयर स्टाइल बनाई थी। उसकी काली काली खूबसूरत जुल्फे उसकी कोहनी तक आती थी, जिसे वो मैक्सिमम टाइम मैन हेयर विग से छिपा कर रखती थी जब भी वो मैक के गेटअप में होती थी। उसकी चेरी जैसी होठों में पिंक लिप बाम, आंखों में हल्की सी काजल, चेहरे पर निखरी हुई रंगत और सी ग्रीन आइज उसे आज परियों से भी खूबसूरत बना रही थी। चैप्टर 29। कियान रीच्ड लंदन। उसकी चेरी जैसी होठों में पिंक लिप बाम, आंखों में हल्की सी काजल, चेहरे पर निखरी हुई रंगत और सी ग्रीन आइज उसे आज परियों से भी खूबसूरत बना रही थी। अब आगे। सुहानी की इस नई लुक को देखकर रूहानी बेहोशी में जाने की एक्टिंग करती हुई बोली, हे भगवान, मेरी ये बेचारी आंखें इतनी खूबसूरती हैंडल नहीं कर सकती। आज तो ये लड़की मेरी जान लेकर मानेगी। क्या इसे भनक भी है? ये लड़की कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। ये तो हमारी पहली वाली चाहत से भी कहीं ज्यादा प्रिटी दिख रही है। जबकि पहले की चाहत की क्यूटनेस की कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन ये लड़की तो उफ। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं अपनी फीलिंग्स किन शब्दों में जाहिर करूं। मुझे तो इस वक्त ऐसी कोई शब्द ही नहीं मिल रही जो मेरी दिल की बात को सही तरह से जस्टिफाई कर सके। रूहानी की बात सुनकर ऋद्विका समझ नहीं पा रही थी कि वो रूहानी के अंदर की आशिक पर हंसे या उसकी बात पर अग्री हो। लेकिन ऋद्विका को आज सुहानी को ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही थी। वो भाग के सुहानी के पास गई और उसे जोर से गले लगा के बोली, थैंक यू माई डोरेमोन, मेरी चाहत को आज के दिन मुझसे मिलाने के लिए। सुहानी उसकी बात सुनकर चाहत की तरह अपनी बातों में क्यूटनेस लाती हुई एक क्यूट और सॉफ्ट आवाज में बोली, अच्छा अच्छा ज्यादा सेंटी मत हो, वरना सब यही सोचेंगी कि मैं तुझे बुली कर रही हूँ। लेकिन मैं तो कितनी क्यूट हूँ ना, मैं अपनी क्यूट सी दोस्त को बुली कैसे कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर ऋद्विका और रूहानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन दोनों को ऐसे इतने साल बाद खुलकर हंसते हुए देखकर सुहानी को भी बहुत खुशी हो रही थी। सुहानी ऋद्विका से बोली, अच्छा तू कहीं जाने के बारे में बोल रही थी ना, बता कहाँ जाना है। आज तुम दोनों की डोरेमोन तुम्हारी हर विश पूरी करेगी। सुहानी की बात सुनकर रूहानी की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, फिलहाल तू हम दोनों के साथ स्पा चल, आज तेरी मेकओवर करवानी है। उसकी बात सुनकर सुहानी उन दोनों से कुछ बोलना चाहती थी, पर रूहानी और ऋद्विका सुहानी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिए और उसे लेकर स्पा चली गई। वहीं ओम और ऋषि डॉक और टाइनी के साथ मिलकर पार्टी की तैयारियां देख रहे थे। इधर सुहानी, रूहानी और ऋद्विका को पता ही नहीं चली कि शाम कब हो गई। आज तीनों ही स्पा में खुद को बहुत पैम्पर करवाई थी। जब वो तीनों शाम को स्पा से निकली तब तीनों की तीनों किसी नायाब हीरे की तरह चमक रही थी। जो भी उन तीनों को देखता वो उनसे अपने नजरें तक नहीं हटा पा रहा था। उधर पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी थी। रूहानी और ऋद्विका अभी सुहानी को अपने साथ लिए पार्टी हॉल में ही जाने वाली थी। वो तीनों पार्टी के लिए स्पा से ही तैयार होकर निकली थी, जहां तीनों की ही मेकओवर हो चुकी थी। सुहानी ने खुद के साथ साथ उन तीनों की भी जबरदस्ती मेकओवर करवा ली थी। मेकओवर के बाद सुहानी, ऋद्विका और रूहानी किसी फेरी तले प्रिंसेस की तरह लग रही थी। कमी थी तो सिर्फ उन तीनों के प्रिंस की। दूसरी तरफ लंदन एयरपोर्ट के रनवे पर कियान का प्राइवेट जेट लैंड कर चुका था। थोड़ी ही देर में कियान राहा को लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला। एयरपोर्ट पर मौजूद सारी लड़कियां कियान को देखकर आंखें भर रही थी, पर कियान की चारों तरफ उन पावरफुल बॉडीगार्ड्स को देखकर कियान को अप्रोच करने की हिम्मत उनमें से किसी भी लड़की को नहीं हो रही थी। लेकिन उन बॉडीगार्ड्स को छोड़कर कोई और भी थी जो उन लड़कियों को अपनी डरावनी आंखों से घूर रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि राहा ही थी, जिसे जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था उन लड़कियों की नजरें अपने पॉप्सी पर देखकर। राहा इस वक्त एक छोटी सी डेविल, छोटा सा भूत की तरह उन सब लड़कियों को ऐसे घूर रही थी जैसे अगर इस वक्त कियान ने उसकी हाथ पकड़ नहीं रखा होता तो वो अभी जाकर उन लड़कियों की आंखें ही नोच लेती। उसे जरा सी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसकी पॉप्सी को उसकी रिद्धि दी यानी ऋद्विका के अलावा कोई और देखे भी। लेकिन यहाँ तो सारी लड़कियां उसकी पॉप्सी को ऐसे देख रही थी जैसे अगर उन्हें मौका मिले तो वो अभी उसकी पॉप्सी पर झपट पड़ेंगी। जब उन सब लड़कियों को अपने ऊपर किसी की जलती हुई नजरें महसूस हुई तब उन सब का ध्यान उस छोटी सी डेविल पर गई, जिसकी नीली आंखें अभी बहुत खतरनाक लग रही थी। राहा की इतनी कोल्ड नजरों को देखकर उन सारी लड़कियों को अपने अंदर एक कपकपी सी महसूस हो रही थी। लेकिन कियान को तो भनक भी नहीं था कि उसकी लिटिल एंजल इस वक्त एक लिटिल डेविल बनकर सब लड़कियों को अंदर तक डरने पर मजबूर कर रही थी। कियान तो राहा की एक्शन से अनजान अपने लंबे लंबे कदम लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलने में बिजी था। वहीं राहा की लिटिल असिस्टेंट डोरेमी इस वक्त एक कार्टून कैरेक्टर की तरह नहीं बल्कि किसी नॉर्मल छोटी लड़की की तरह लग रही थी। राहा प्राइवेट जेट में ही अपनी रोबो असिस्टेंट की आउटर बॉडी को एक ह्यूमन स्किन आउटफिट पहनाकर उसकी लुक को एक क्यूट सी छोटी लड़की की चेहरा और बॉडी दे दी थी। इस वजह से डोरेमी को देखकर अभी कोई नहीं कह सकता था कि वो एक रोबो है। जब कियान एयरपोर्ट से बाहर निकला तब उसके सामने 11 ब्लैक कलर के सुपर कार्स खड़े थे, जिसे शुभांश की सुपरकार कंपनी आइकॉनिक ने मैन्युफैक्चर किया था।
उन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कार्स को देखकर वहां पर मौजूद हर किसी की आंखें चौंधा गई थी। उन सब ने कभी नहीं सोचा था कि उनको आज दुनिया की उस टॉप बेस्ट सुपरकार्स कंपनी आइकॉनिक की इतनी सारी सुपरकार्स एक साथ देखने को मिलेगी, जिस ब्रांड का एक भी सुपरकार खरीदने के लिए दुनिया के रिचेस्ट से रिचेस्ट बिजनेस पर्सन को भी बहुत सारे प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता था। जिसके पास आइकॉनिक ब्रांड का एक भी सुपरकार होता था, उनका नाम ऑटोमेटिकली दुनिया का सबसे रिचेस्ट और स्किलफुल लोगों की लिस्ट में काउंट किया जाता था। क्योंकि आइकॉनिक ब्रांड के सुपरकार्स के एक्सपेंसेस को अफोर्ड करना और उसकी सुपरफास्ट स्पीड को कंट्रोल करना हर किसी की बस की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ तो उनके आंखों के सामने एक या दो नहीं, बल्कि 11 सुपरकार्स थे। चैप्टर 30। रहा मीट शुभांश। क्योंकि आइकॉनिक ब्रांड के सुपरकार्स के एक्सपेंसेस को अफोर्ड करना और उसकी सुपरफास्ट स्पीड को कंट्रोल करना हर किसी की बस की बात नहीं थी। लेकिन यहाँ तो उनके आंखों के सामने एक या दो नहीं, बल्कि 11 सुपरकार्स थे। अब आगे कियान आगे बढ़ा और राहा के साथ शुभांश से मिलने निकल गया। थोड़ी देर बाद कियान का कार शुभांश के बड़े से मेंशन के सामने खड़ा था। कियान राहा के साथ कार से बाहर निकला और उसकी नन्ही सी हथेली पकड़कर मेंशन का मेन डोर बेल बजाकर खड़ा हो गया। कुछ मिनट्स बाद एक हाउस हेल्प ने आकर डोर ओपन किया और ब्रिटिश एक्सेंट में बहुत पोलाइटली बोला, हेलो सर, मे आई नो whom you want to meet? कियान उस हाउस हेल्प को बोला, वेयर इज सुपर बॉस? प्लीज सेंड हिम अ मैसेज दैट कियान हैज कम टू मीट हिम। ओके प्लीज वेट हियर, आई विल कम बैक आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिम। इतना बोलकर वो हाउस हेल्प वहां से शुभांश को इन्फॉर्म करने चला गया। इधर कियान राहा को गोद में लेकर लिविंग रूम में मौजूद सोफे पर बैठ गया। शुभांश का बेडरूम। शुभांश सुहानी की बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो चुका था। वो इस वक्त एक ग्रीक गॉड से भी कहीं ज्यादा मेस्मराइजिंग और एक्सट्रीमली हैंडसम लग रहा था। उसकी भूरी आंखों में आज अपने प्यार, अपनी लिटिल रैबिट से मिलने की चमक साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसका बेडरूम का डोर नॉक हुआ। शुभांश के बेडरूम का डोर अभी खुला ही था। शुभांश अपने डोमिनेटिंग आवाज में बोला, स्पीक अप। उसके बाद वो हाउस हेल्प रूम के डोर पर ही खड़े होते हुए बोला, लॉर्ड मिस्टर कियान इज हियर टू मीट यू। ओके, गिव हिम सम रिफ्रेशमेंट्स, आई विल बी देयर सून। शुभांश ने कहा। वो हाउस हेल्प आधा झुकते हुए शुभांश को ग्रीट किया और लिविंग रूम में पहुंचकर कियान से कहा, लॉर्ड इज कमिंग। टिल देन इफ यू नीड एनीथिंग देन फील फ्री टू आस्क मी। इतना बोलकर वो कियान और राहा को कुछ रिफ्रेशमेंट्स और स्नैक्स सर्व करने के बाद अपने काम में लग गया। राहा कियान से बोली, पॉप्सी मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रही, मैं बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। आप डोरेमी को बोलो वो कार में ही हमारा इंतजार करे। इतना बोलकर वो कियान की गोद से नीचे उतरी और शुभांश के बेडरूम की तरफ भाग गई। राहा ने पहले ही नोटिस कर ली थी कि शुभांश का बेडरूम किस तरफ था। राहा उस हाउस हेल्प को शुभांश के बेडरूम में जाते हुए देख चुकी थी, इसलिए राहा बिना वक्त गवाए उस तरफ जाने लगी जिस तरफ से वो हाउस हेल्प शुभांश को बुलाने के बाद वापस आया था। वहीं राहा को इस तरह से भागते हुए देखकर कियान राहा से बोला, संभल कर एंजल, चोट मत लगवा लेना। कियान की बात सुनकर राहा भागते भागते बोली, अरे मेरे प्यारे पॉप्सी, डोंट वरी, आपकी एंजल अपने पॉप्सी के लिए अपना ख्याल रखेगी। मैं जानती हूँ मेरे पॉप्सी के लिए उनकी एंजल उनकी जान से भी प्यारी है। ऐसे में भला मैं कैसे अपनी पॉप्सी की एंजल को हट होने दे सकती हूँ। आप बस 2 मिनट इंतजार करो, आपकी एंजल अभी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आपके पास आती है। राहा की बात सुनकर कियान हंसकर बोला, ओके पॉप्सी की एंजल, टेक योर टाइम। इतना बोलकर उसने अपने मोबाइल से डोरेमी को मैसेज भेजा कि वो कार में ही रुककर उनका इंतजार करे। उसके बाद कियान को रुखसित का कॉल आया और वो रुखसित से बात करने लगा। दूसरी तरफ शुभांश नीचे ही आ रहा था कि वो आधे रास्ते में राहा से टकरा गया। इससे पहले कि राहा नीचे गिरती, शुभांश ने एक झटके में उसे अपने बाहों में उठा लिया और उसे अच्छे से अपने बाएं हाथ में गोद में लेते हुए बोला, ये कहाँ भाग रही थी आप? आपका ध्यान कहाँ था अगर आपको लग जाती तो? राहा जो अब तक खिलखिला रही थी, 3 साल बाद शुभांश को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। वो झट से शुभांश के गले लग गई और अपनी रुआसी आवाज में बोली, बॉयफ्रेंड मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है डेडा ने कहा आप शायद मेरी बड़ी बेबी को भूल गए हैं। डेडा ने ये भी कहा कि अगर आप अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे तो आप बड़ी बेबी को यूं ढूंढ सकते हो, लेकिन आपने अभी तक मेरी बड़ी बेबी को नहीं ढूंढा। इसलिए मैं आज आपसे पॉप्सी के साथ मिलने आई हूँ, ताकि मैं आपको हमारी डील के बारे में याद दिला सकूं। आपको याद है ना, अगर आपने डील ब्रेक किया तो मैं आपसे ब्रेकअप कर लूंगी और आपको बड़ी बेबी से भी बहुत दूर कर दूंगी और उनके लिए आपसे भी ज्यादा केपेबल हस्बैंड ढूंढूंगी। फिर वो मेरी बड़ी बेबी को बहुत प्यार करेंगे, उनको किसी करेंगे और बिग बिग हग्स भी। आप तब देखते रहना बस, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तब आपकी लिटिल रैबिट किसी और की हो जाएगी। राहा की बात सुनकर शुभांश राहा को घूरने लगा, लेकिन शुभांश की आंखों में शरारत साफ देखा जा सकता था। कुछ समय तक वहां सन्नाटा छा गया, फिर वहां राहा की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी।
राहा शुभांश के बाहों में हंसते हंसते छटपटाने लगी और बोली, tears of joy, 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 please, 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 leave me, boyfriend. Ha open mouth smile. Ha open mouth smile. Don't tickle me. Ha, 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 please, don't do it. राहा की खिलखिलाहट इतनी प्यारी थी कि शुभांश के मेंशन की सारे नौकरों से लेकर बटलर तक अपना अपना काम छोड़कर शुभांश और राहा की इतनी हार्टवार्मिंग मोमेंट्स देखकर किसी और ही दुनिया में पहुंच गए थे।